अरे बाबूजी, पालक एकदम में हरी है। हमार लड़कवा भोरे प्रधान के खेत से तोड़ के लावा रहा है। बांध दई का किलो खाड़ा। पापा पापा हर रोज उससे सब्जी खरीद लिया करते। वो सिर्फ सब्जी वाला नहीं था, वो सब कुछ बेच लिया करता था। मुझे मुझे उसका सही नाम शायद नहीं पता, पर सब लोग उसे सब्बू कहकर बुलाते थे। वो नाम वो नाम शायद उसे पापा ने ही दिया था। उसे जब भी कोई पूछता कि तुम क्या बेचते हो, तो वो हर बार खुश होकर बोलता, अरे भैया, हमारा कोनो एक द्वार दुकान थोड़े है। हम सब्बे बेच ले थे। जौन चीज़ हमका सस्ती मिल जात है, हम वह बेचे लागित है। हम सब्बे बेची थे भैया। सब्बू का नाम उसके सब्बे से ही मिला होगा। सब्बू सब्बू कभी सब्जियां बेचता, कभी नारियल पानी के साथ दिखाई देता, कभी अपने ठेले पर बिस्किट की दुकान लगा लेता, कभी मूंगफली बेचने लगता, कभी उसका ठेला नए पुराने चावल से भरा होता, कभी उसका ठेला किताबों से भी भरा होता। वो सामान कहाँ से लाता था, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता। हालांकि हालांकि वो हर बार अपने ठेले पर रखे सामान का सच साफ साफ बता दिया करता था। जैसे आज जो पालक उसके ठेले पर थी, वो पालक सब्बू किसी प्रधान के खेत से तोड़ कर लाया था। मुझे अच्छी और खराब पालक का अंदाज़ा तो नहीं था, पर पापा दूर से अच्छी या खराब पालक देखकर पहचान लिया करते थे। आज आज वो मुझे पुकारते हुए बोले, राहुल, देखो पालक ठीक दिख रही हो तो आधा किलो ले लो। मैं सब्बू के ठेले के पास से बचते हुए निकल रहा था। पापा आजकल मुझे सब्जियां लेना सिखा रहे थे, पर मैं दिन पर दिन खराब सब्जियां खरीदने में परिपक्व होता जा रहा था। मैंने मैंने पापा की आवाज़ को अनसुना करने की कोशिश की, तो पीछे से फिर से एक जोर की गर्जना हुई। राहुल। मेरे नाम में बड़े ऊ की मात्रा के साथ सिर्फ मेरे नाम की गर्जना का मतलब है कि अब मैं उनकी आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकता। मैं पीछे आकर सब्बू के ठेले के सामने जाकर खड़ा हो गया। सब्बू मुझे देखकर खुश हो गया था। वो अपनी बालक पर पानी छिड़कते हुए बोला, छांट ले भैया, का हम है छाट दे का। मैं पालक को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखने लगा। मैंने मैंने पापा को अक्सर यही करते हुए देखा है। सब्बू ने अपना तराजू उठाकर अपने दाएं हाथ में टांग लिया था। उसने मुझे पालक छाटते हुए देखा तो मुझे समझाते हुए बोला, अरे नीक नीक उठाओ भैया, कहाँ तुम हो, इमा तो कीड़ा लाग है। मुझे सब्बू की बातों से लगा कि वो मेरी मदद करना चाह रहा है। मैंने पलट कर देखा तो पापा अंदर जा चुके थे। मैंने मैंने धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, तुम ही अच्छा वाला छाट कर रख दो ना। मैं सब्बू की छाटी हुई पालक घर लेकर गया तो पापा पालक परखते हुए बोले, हाँ, आज तुम सही चुनकर लाए हो। बस बस उस दिन के बाद सब्बू पर मेरा भरोसा अडिग होने लगा था। अब सब्बू जो कुछ भी बेचने के लिए आता, मैं इशारे से उसे छाट कर देने के लिए कहता और वो अच्छा सामान निकाल कर मेरे हाथों में रख देता। ज़्यादातर उसका दिया हुआ सामान ठीक ही निकलता था। अब मुझे विश्वास होने लगा था कि सब्बू जो भी सामान लेकर आता है, उस सामान का सही वाला हिस्सा वो मेरे लिए बचा कर रखता है। सब्बू को अब मेरे इस भरोसे पर ज़रा फक्र सा होने लगा था। अब जब उसके पास अच्छा सामान नहीं होता तो वो मुझे पहले ही देने से मना करते हुए कहता, भैया आज आज रहे दो, फिर ले ले हो, आज कुछ बचबे नहीं किया। मुझे मुझे जाड़े में उसके मूंगफली लेकर आने का हमेशा इंतज़ार रहता था। वो अपनी कढ़ाई में मूंगफली भूनता जाता और अपनी बड़ी सी कलछी कढ़ाई पर मारकर अपने आने की घोषणा करता रहता।
सब्बू की गर्मा गर्म मूंगफली की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती तो मैं पैसे लेकर दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता। वो मुझे देखकर ताज़ी मूंगफली कढ़ाई में डालता और कहता, और कत्ता दे दी भैया, आधा किलो बांध दे का। मुझे मुझे किलोमीटर वजन की मात्राएं नहीं समझती थी, तो मैं अपने हाथ में रखे हुए पैसों को देखकर कहता, 10 रुपए का जितना आता है दे दो। मुझे नहीं पता कि वो 10 रुपए में मुझे कितनी मूंगफली दिया करता था, पर हर बार तौलने के बाद वो एक मुट्ठी मूंगफली अलग से डाल दिया करता। उसकी वो उसकी वो अलग से डाली हुई एक मुट्ठी मूंगफली मुझे खुश कर दिया करती। मैं अपने दोनों भरे हाथों से सब्बू को मुस्कुरा कर देखता और भागकर घर चला जाता। पापा कई बार सब्बू को डांटते हुए कहते, क्या तुम इस लड़के के चक्कर में अपना नुकसान करवा रहे हो सब्बू? रोज रोज अलग से दोगे तो अपने लिए क्या बचाओगे? सब्बू सब्बू अपनी मूंगफली तौलते हुए कहता, अरे बाबूजी, हम अत्ता पढ़े लिखे ना ही हन की फायदा और नुकसान समझ पाई। भैया के खुशी देख के लागत है इमा हमरो कोनो फायदा ही हुई। सब्बू को सब्बू को फायदा और नुकसान नहीं समझता था। वो किसी के खुश होने को अपना फायदा बताता और किसी के दुखी हो जाने पर वो उसे अपना नुकसान मान लेता। जैसे जैसे एक बार वो कहीं कहीं से पनीर ले आया था और जिसे खाकर हमारे पड़ोस के शुक्ला अंकल जी का पेट खराब हो गया। अगले दिन शुक्ला अंकल जी ने सब्बू को बहुत डांटा। फिर उसके बाद कई दिनों तक सब्बू उदास रहा। कई दिनों बाद मुझे अकेला पाकर बोला, बताओ भैया, हम वो दिन बढ़िया पनीर देख के लावा रहे, बाबूजी के पेट ही खराब हो गवा। हमरा तो भारी नुकसान हो गया भैया। अभी के बाद हम कबहू पनीर ना खरीदब। उनका पेट पनीर की वजह से नहीं, भरी गर्मी में गर्म दारू के साथ पनीर खाने की वजह से खराब हुआ था। ये मैंने पापा को कहते हुए सुना था और इस वक्त सब्बू से कहना चाहता था, पर दारू के बारे में बात करने के लिए मैं अभी बहुत छोटा था। सब्बू को उदास देखकर मैंने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक हाजमोला का पैकेट निकालकर उसे दे दिया। सब्बू हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपने ठेले पर रखे केले में से उसने एक केला निकालकर मुझे दे दिया। ये क्या, हाजमोला के बदले केला? आओ का, बच्चन से कछु मुफ्त लेक नाई चाहिए भैया। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैंने अपनी एड़ियाँ ज़मीन से थोड़ा उचकाते हुए सब्बू को जवाब दिया। सब्बू ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और हंसते हुए ठेला वहाँ से आगे बढ़ाता हुआ चला गया। पापा कहते थे पापा कहते थे कि सब्बू उतना बूढ़ा नहीं है जितना अपने काम की भाग दौड़ की वजह से लगता है। ठीक वैसे जैसे मैं उतना बच्चा नहीं हूँ जितना अपनी छोटी हाइट की वजह से लगता हूँ। पापा ने मुझे बताया था कि सब्बू हर रोज़ सुबह 3 बजे उठकर अपना काम शुरू करता है और फिर देर रात तक 12 बजे तक वो अपने काम में ही लगा रहता है। पापा कहते थे कि सब्बू पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसे ये सब करना पड़ता है। मुझे इतना काम ना करना पड़े इसके लिए मैं भी अब सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने की कोशिश करने लगा था। हाँ, बस मैं सुबह उठकर पढ़ता नहीं था। सुबह उठते ही मैं अपनी टीवी ऑन कर दिया करता और अपनी किताब सामने खोल कर बैठ जाता। हाँ, टीवी उस समय म्यूट होती। एक दिन सुबह उठकर अपनी किताब सामने रखने के बाद मैं टीवी पर चल रहे गाने म्यूट पर देख रहा था। टीवी पर चल रहे खामोश गानों के बीच मुझे बाहर से कुछ अलग सी आवाज़ें आने लगीं। मैंने अपनी किताब बगल में रखी और अपनी खिड़की खोलकर देखने लगा। बाहर सब्बू घरों के बाहर कुछ ढूंढ रहा था। आज मैंने पहली बार उसे बिना ठेले के देखा था, तो मैं पहले तो उसे पहचान नहीं पाया। फिर उसके सफ़ेद उलझे बालों को देखकर मुझे उसके सब्बू होने का एहसास हुआ। सब्बू सबके घर के दरवाज़ों पर थोड़ी देर कुछ टटोलता और फिर आगे बढ़ जाता।
मेरे दरवाजे पर आने तक मैं अपने घर से निकलकर बाहर आकर खड़ा हो गया था। सब्बू के चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। उसके कंधे झुके हुए थे और उसकी आंखों को देखकर लगता था कि वो सारी रात सोया नहीं है। वो मुझे देखकर वो अपनी थकान लिए हुए मेरे पास धीरे चलते हुए आया। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? मैंने अपनी फुसफुसाती आवाज़ में पूछा। सब्बू ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर उदास आंखों से मुझे घूरते हुए बोला, हमारी हमारी रुपयन वाली पन्नी नहीं मिल रही भैया। हम सारा पैसा पन्नी में बांध कर पैजामा में रख लेते रहे। पता नहीं कहूँ कहूँ गिर गया हुई शायद। वाहे खोज रहे हैं। सब्बू को उदास देखकर मैंने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई। मुझे लगा शायद वो पन्नी मुझे कहीं दिख जाए। सब्बू ने मुझे उसकी पन्नी को ढूंढते हुए देखा तो परेशान होकर बोला, ए भैया, अति सुबह कहाँ घूम रहे हो तुम? चलो अंदर जाओ, हम अपन पैसा खुद ढूंढ ले अब। वो मुझसे ये कहकर आगे बढ़ने लगा। पीछे से उसकी झुकी हुई पीठ इस कदर झुकी हुई लग रही थी जैसे उसके कंधों के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ हो, जिसके भार के दबाव से सब्बू की पीठ लगातार झुकती चली जा रही हो। सब्बू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस दरवाजों के पास अपनी पन्नी तलाशते हुए आगे बढ़ गया। मुझे पापा ने आवाज दी तो मैं जल्दी से भागकर घर के अंदर घुस गया। उस दिन के बाद कई दिनों तक सब्बू अपना ठेला लेकर सामान बेचने नहीं आया। एक दो दिनों तक वो रोज सुबह शाम अपनी पैसों वाली पन्नी खोजने के लिए आता था। वो हर मिलने वाले से अपनी खोई हुई पैसों की थैली के बारे में पूछता और ना में जवाब मिलने पर वहां से आगे बढ़ जाता। फिर उसके बाद वो पैदल दिखना भी बंद हो गया। पापा ने बताया कि उसके पास सामान लेने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो ठेला नहीं लगा सकता। सब्बू के पास बस रोज भर के पैसे ही हुआ करते थे। उसने उसने कभी आज के दिन से आगे की नहीं सोची। पापा ने मुझे सब्बू का उदाहरण देते हुए समझाया था कि क्यों हमेशा आगे की सोचते हुए ही चलना चाहिए। मैंने उस दिन पापा की बात याद कर ली थी। अब मैं जो भी करता आगे का सोच कर करता। मैं अपने आगे का सोचते हुए बड़ा हो ही रहा था कि अपने शहर के बाहर के ढाबे पे मुझे एक दिन फिर सब्बू दिखाई दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ वहां खाने के लिए गया था। सब्बू जब हमारा खाना लेकर हमारी मेज पर आया तो मैं उसे पहली बार में ही पहचान गया था। वो शायद मुझे पहचान नहीं पाया क्योंकि मेरा कद और मेरी शक्ल दोनों मेरी उम्र के साथ अब बदल गए थे। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। सोचा बात किस तरह शुरू करूं। शायद इतने वक्त बाद उसे मैं याद भी नहीं होगा और मैं उससे अब क्या ही बात करूंगा। बचपन की बात अलग थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ये सब अब अच्छा नहीं लगता। और हमारे बीच ऐसा कुछ बात करने के लिए है भी नहीं। मैं कुछ कहूँगा तो वो क्या ही बोलेगा। अपनी आदत में आगे का सोचकर मैंने सामने खड़े सब्बू से कुछ नहीं कहा था। मैंने अपनी नज़रें सामने रखी थाली में छुपा ली थी। भैया हम तुमका कहूँ देखे हन। तुम हमका पहचानत हो का? सब्बू मेरे झुके हुए सिर को घूरते हुए बोला, भैया मैं राहुल। आप मेरे घर पर अपना ठेला लेकर आते थे। आप मुझे अलग से एक मुट्ठी मूंगफली दिया करते थे। मेरे अंदर के बच्चे ने कूद कर ये कहना चाहा और मुझे लगा मैं खड़ा होकर सब्बू को गले लगा लूँगा। पर मैंने अपने दोस्तों को देखा और मैं कुछ कह नहीं पाया। मैंने अपने हाथ का निवाला अपने मुंह में डालते हुए अपना सिर ना में हिला दिया। सब्बू निराश होकर बोला, अरे माफ़ करो भैया, अब बूढ़े हो गए हैं ना, तो हमका सब पहचाने से लागत है। ये बुढ़ऊ सबका जानत है। वही तो सब कहता है हम सब्बै का पहचानित है।
माफ़ करो भैया, माफ़ करो। सब्बू सब्बू खुद को कोसते हुए वापस जाने लगा। उसके उसके सब्बाई को सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था। एक बार फिर से लगा कि दौड़कर पीछे से जाऊं और उसे गले लगा लूं, पर पता नहीं क्यों मैं फिर अपनी थाली में घुस गया। शायद शायद हमारा आगे का सोच पाना या फिर कल का सोच पाना हमें कायर बना दिया करता है, और हम उसके बाद अपने आज से कभी भी खुलकर मिल नहीं पाते। हम जब ढाबे से बाहर निकले तो बाइक पर बैठते वक्त मेरी नज़र ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर पड़ी। सफ़ेद बोर्ड पर काले अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, सब्बू का ढाबा, रोज का ताज़ा खाना, यहाँ यहाँ सब कुछ मिलता है।